सेक्शन 101 से लेके 107 तक कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन 109 कंप्लीट कर लिया था। देर आफ्टर हमारे पास दो सेक्शंस बचती है बेटा। एक सेक्शन बचती है सेक्शन 108 और एक सेक्शन बचता है सेक्शन 110 110 108 और 110। 108 किस चीज के बारे में बोलता है बेटा? 108 बोलता है, आपने 109 पढ़ा वोट बाय पोल, आपने 107 पढ़ा शो ऑफ हैंड्स कि पोल के थ्रू वोट करना है, शो ऑफ हैंड्स से वोट करना है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 108 की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है, ई वोट करना है। ठीक है साहब। तो अब सबसे पहले तो ये कहता है कि ई वोटिंग की एप्लीकेबिलिटी कहां पे, कौन सी कंपनीज है जिनको अपने यहाँ पे ई वोटिंग करानी पड़ेगी, कौन सी कंपनी है जिसको अपने यहाँ पे ई वोटिंग करानी पड़ेगी। चलिए साहब देखते हैं, मेरे साथ आ जाइए। सेक्शन 10 ई वोटिंग का मतलब क्या है? ई वोटिंग का मतलब क्या है? आपको किसी पेपर पे लिख के वोट नहीं डालना, आपको हाथ उठा के नहीं दिखाना, आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके इलेक्ट्रॉनिकली वोट दे देते हो। इलेक्ट्रॉनिकली, ई वोटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो हम कहते हैं सेक्शन 108। सेक्शन 108 किसकी बात करता है? वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, दैट इज ई वोटिंग। क्लियर? ई वोटिंग। अब हम कहते हैं साहब ई वोटिंग की एप्लीकेबिलिटी, ई वोटिंग की एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस किस पे ये एप्लीकेबल होती है साहब, किस किस पे ई वोटिंग एप्लीकेबल होती है? तो आप कहोगे साहब एवरी कंपनी रजिस्टर्ड, every company whose equity share रजिस्टर्ड सॉरी whose equity share ऐसे लिख लो लिस्टेड, every company whose equity share listed in recognized stock exchange। भाई ऐसी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब आप उन्हें एनएससी पे जाके, बीएससी पे जाके, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीद और बेच सकते हैं, जिस कंपनी ने अपने शेयर को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा रखा हो। ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं जिसको कोई जानता नहीं है, सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा रखा हो, तो उसको ई वोटिंग करानी पड़ेगी, उस कंपनी को ई वोटिंग करानी पड़ेगी। एंड मैं वर्ड लिखता हूं बेटा बीच में, एंड every company having minimum 1000 member,
तो हमने कहा साहब अगर कोई कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर कोई कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसे ई वोटिंग करानी पड़ेगी। अगर किसी कंपनी के मिनिमम मेंबर 1000 है, अगर किसी कंपनी के मिनिमम मेंबर 1000 है, मतलब 1000 से ज्यादा है साहब मेंबर, तो फिर उसे ई वोटिंग करानी पड़ेगी। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है लेकिन उसके मेंबर 1000 से कम है, क्या ई वोटिंग करानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एक कंपनी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नहीं कनिका कह रही है नो, ठीक है, कनिका कह रही है नो, और मैं कहता हूं एक कंपनी ऐसी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है लेकिन उसके मेंबर 1000 से ज्यादा है। एक कंपनी ऐसी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है लेकिन उसके मेंबर 1000 से ज्यादा है। नहीं, नहीं बेटा ये गलत है, यहां पे ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है। देखो ध्यान से सुनना, दोबारा से देखना मेरी बात। मैं कहता हूं एवरी कंपनी रिकॉग्नाइज, एवरी कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज whose, सॉरी ऐसा लिख दो, हैविंग मिनिमम 1000 मेंबर। ऐसा होता तब तो हम मान लेते, अगर ऐसा कह रखा होता कि हर कंपनी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और उसके मिनिमम मेंबर 1000 हो, भाई ये उसके मेंबर थोड़ी ना है, ये उसके मेंबर थोड़ी ना है, ये तो किसके हैं, ये एक एवरी कंपनी, हर कंपनी, इन्होंने क्या कहा वर्ड बोला, हर कंपनी, हर कंपनी, मेरी बात सुनना ध्यान से, हर कंपनी जिसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, ठीक है साहब। फिर बोला हर कंपनी, दोबारा से बोला हर कंपनी जिसके मिनिमम 1000 मेंबर हो। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, यहां पे हर कंपनी, हर वो कंपनी, ठीक है ना साहब, हर कंपनी दोनों बार अलग अलग है, ये एवरी कंपनी जो आ रहा है ये दोनों बार अलग अलग आ रहा है। अगर ये इसको केवल यहां से स्टार्ट करता कि एवरी कंपनी हुज इक्विटी शेयर इतना है एंड हैविंग मिनिमम 1000 शेयर, तब तो ये एक हो जाता बेटा, लेकिन ये यहाँ पे दोनों एवरी कंपनी क्या है, अलग अलग है, तो दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे मैं कहूं आज की क्लास, आज की क्लास प्रियांशी को लेनी है और आज की क्लास कनिका को लेनी है, आज की क्लास प्रियांशी को लेनी है और आज की क्लास कनिका को लेनी है। तो अगर आज प्रियांशी आज की क्लास नहीं लेती है तो क्या कनिका को भी नहीं लेनी? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बेटा दोनों अलग अलग कंडीशन है। अगर हम कहते हैं कि कोई मेंबर, कोई कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब जिसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, चाहे उसके मेंबर 1000 से कम हो चाहे उसके मेंबर 1000 से ज्यादा हो, उसे ई वोटिंग करानी पड़ेगी। दूसरा केस, अगर कोई कंपनी जिसके मेंबर 1000 से ज्यादा है, मिनिमम 1000 मेंबर है, तो फिर चाहे वो लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो,
उसे ई वोटिंग करानी पड़ेगी। समझ गए डिटेल से? क्लियर है? ये पॉइंट याद रह जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सही आंसर दोगे। बेटा एंड में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मैंने आपकी मान ली। लेकिन देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज की क्लास कनिका एंड प्रियांशी लेंगे, तो अगर कनिका नहीं आती है तो क्या प्रियांशी क्लास नहीं लेगी क्या? हमने ये थोड़ी ना कहा है कि ये दोनों ही लेगी, दोनों होंगे तो क्लास होगी। दोनों के लिए बेटा ये एवरी कंपनी दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट है, मतलब ये कंडीशन दो लोगों के लिए अप्लाई है। ये कंडीशन है वो कंडीशन ई वोटिंग है, ये दो लोगों के लिए है। अगर मैं यहां पे और लगा देता, अगर मैं यहां पे और लगा देता तो और का मतलब फिर तो मुझे सीधा सीधा अलग से लिख देना चाहिए था 1 और 2। इन्होंने एंड वर्ड लिखा लेकिन ये एवरी कंपनी वर्ड दोनों में लिख दिया, तो ये किसको कह रहा है? ये एवरी कंपनी वर्ड अपने आप में और का काम कर रहा है, इस एंड को और में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? क्लियर है कि ये दो बार, भाई एक बार मैं कहता हूं कि आज की क्लास है वो कनिका को लेनी है, एंड आज की क्लास प्रियांशी को लेनी है, तो इसका मतलब दोनों को, जरूरी नहीं है दोनों होंगे तो ही क्लास होगी, अगर दोनों में से एक होगी। क्लियर है ना? इसीलिए समझाना है बेटा, मुझे पता था आप गलती करोगे, ये एंड का मीनिंग कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है, वरना तो मुझे इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती ना, मैं बताता और आगे चला जाता, मैं बताता और आगे चला जाता, क्योंकि मुझे पता है आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे पता है यहां पे इस एंड को पढ़ के सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये चीज आपको समझाई है। क्लियर? अब तो क्लियर है। इसीलिए आपको पूछ रहा हूं कि एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है क्वेश्चन बना के, तो इसको गलत नहीं करके आना है। ठीक है? हटा दूं ये वाला? चलिए, अब आता है इसके बाद आता है साहब प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग। ई वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग, ई वोटिंग के प्रोसीजर में हम ये कहते हैं साहब, नोटिस ऑफ मीटिंग क्लियरली स्टेटेड। मीटिंग के नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा हुआ होना चाहिए? क्या लिखा हुआ होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, ई वोटिंग फैसिलिटी will be available for मीटिंग। तो भैया जब भी कंपनी मीटिंग का नोटिस भेजेगी, जब भी कंपनी मीटिंग का नोटिस भेजेगी, तो भैया उसमें क्लियरली मेंशन करेगी कि ई वोटिंग की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है।
ठीक है साहब। फिर दूसरी बात, ई वोटिंग फैसिलिटी, ई वोटिंग फैसिलिटी ई वोटिंग फैसिलिटी, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, पोलिंग पेपर, पोलिंग पेपर also available, also available at the time of meeting, at the time of meeting. For the person, for the person not to vote earlier by e-voting. सर इसका मतलब क्या है? तो वो कहता है कि कंपनी के नोटिस में यह भी बताया जाएगा कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट नहीं किए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट नहीं दिया, तो फिर मीटिंग के टाइम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी या बैलेट पेपर मतलब पेपर या पोलिंग पेपर ऑल्सो अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मीटिंग। तो क्या उनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल होगा, या सारे ऑप्शन उसके लिए मीटिंग में भी अवेलेबल होंगे? अगर उसने पहले वोट, अगर उसने पहले वोट नहीं दिया है, तो ई वोटिंग से वोट नहीं दिया है। सर इसका मतलब ई वोटिंग मीटिंग से पहले ही हो जाती है क्या? हाँ बेटा, ई वोटिंग का ऑप्शन मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही दे दिया जाता है आपको कि आप अपना वोट दे दीजिए, इन ये रीजन वो काम है जो हमें करने हैं, अपना हाँ या ना अपना वोट इन पे दे दीजिए। ठीक है, तो ये पहले ही टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि चलती मीटिंग में तो पता चला आप तो और ही काम कर रहे हो, आप तो क्लास ले रहे हो, आप वोट कहां से दोगे? आप तो क्लास ले रहे हो, आप वोट कहां से दोगे? तो इसलिए आपको पहले ही टाइम दे दिया जाता है। तो अगर किसी ने पहले वोट नहीं किया, वो कहता है मुझे तो पता था मुझे मीटिंग में तो आना ही है, तो मैं पहले वोट क्यों दूं? मैं तो मीटिंग में आके वोट देना चाहता था। तो हाँ, मीटिंग में आके आपके पास कौन सी फैसिलिटी होगी या सारी फैसिलिटी होगी, वो भी उस नोटिस में बताया हुआ हो। डन, समझ गए? थर्ड पॉइंट, ई वोटिंग ए मेंबर, a member who already vote by ई वोटिंग। एक मेंबर है जिसने ई वोटिंग से वोट दे दिया, तो क्या अब वो मेंबर मीटिंग में जा सकता है या नहीं जा सकता? भाई मीटिंग में जो काम होने थे उन बातों पे उसने वोट दे दिया, वोट वो ऑलरेडी ई वोटिंग से दे चुका है, क्या अब वो मीटिंग में जा सकता है या नहीं जा सकता? तो ए मेंबर who already vote by e-voting can attend the meeting but not vote again।
तो वो जाके मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, वो जाके मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, बट भैया वो दोबारा से वोट नहीं दे सकता, वो दोबारा से वोट नहीं दे सकता। डन। पॉइंट नंबर 4 notice shall indicate the process of voting। नोटिस में वोटिंग की पूरी प्रोसेस इंडिकेट होनी चाहिए कि हाँ भाई आपको ऐसे ऐसे वोट देना है, या इस काम पे इस तरह से आपको वोट देना है। फिफ्थ, टाइम पीरियड ऑफ वोटिंग, कब से कब तक वोट दे सकते हो वो भी बताया हुआ होना चाहिए, कब से कब तक वोट दे सकते हो ये भी नोटिस में होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ लॉगिन आईडी, आप लॉगिन कैसे करोगे, उसकी डिटेल भी होनी चाहिए कि भाई वोट देने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना है, किसी एप्लीकेशन पे जाना है, या कोई दूसरी चीज डाउनलोड करनी है, किस तरह से हमें वोट देना है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। अब लॉगिन तो आपने कर लिया, लेकिन लॉगिन करने से कभी सारा काम नहीं हो जाता है। आप जूम डाउनलोड करके लॉगिन पे तो चले जाओगे, आईडी तो डाल दोगे, लेकिन आपको पासवर्ड भी तो चाहिए। तो मैनर ऑफ जनरेटिंग पासवर्ड, और रिसीविंग, हो सकता है पासवर्ड आपको खुद को जनरेट करना हो, जैसे अपन फॉरगॉट पासवर्ड करके जनरेट करते हैं, या फिर आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, आपकी मेल पे हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, रिसीविंग द पासवर्ड, फॉर जनरेटिंग पासवर्ड और रिसीविंग द पासवर्ड, एंड कास्ट देयर वोट इन सिक्योर्ड मैनर। आपको यह भी बताना पड़ेगा नोटिस में कि आपको पासवर्ड जनरेट करना है, या आपको पासवर्ड आपके मेल पे मिलेगा, और वो एकदम सिक्योर रहे, और किस तरह से आपका वोट जो है वो सिक्योर्ड रहेगा। डन। तो ये चीजें ऐसी है जो नोटिस में होनी चाहिए। ये चीजें हैं, ये 7 पॉइंट हमने बात किए हैं जो आप नोटिस में बता दोगे, उसे समझा दोगे। जब भी नोटिस भेजोगे ना आप मेंबर को, तो उस मेंबर को नोटिस में ये सारी चीजें आप बता दो। क्लियर। चलिए, दो छोटी छोटी बातें हो रहे हैं, 2-3 छोटी छोटी बातें हो रहे हैं, वो भी लिख लो। वो नोटिस का पार्ट नहीं है लेकिन है, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। चलिए, ई वोटिंग सेल रिमेन ओपन, जो ई वोटिंग है वो सेल रिमेन ओपन नॉट लेस देन
3 days, मतलब ई वोटिंग के लिए आपको कम से कम 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा एंड क्लोज एट 5 PM, क्लोज एट 5 PM on the date preceding, on the date preceding the date of जनरल मीटिंग। ये लो सर, तो ये कहता है कि ई वोटिंग, कहने का मतलब क्या है, ई वोटिंग आपको एजीएम से 3 दिन पहले से चलानी पड़ेगी, कम से कम एजीएम के 3 दिन पहले से चलानी पड़ेगी। ऐसा भी तो कह सकते हो भैया, मैंने कहा कि ई वोटिंग 3 दिन चलनी चाहिए और मीटिंग के पहले दिन शाम को 5 बजे तक चलनी चाहिए, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं ई वोटिंग 3 दिन पहले चलानी पड़ेगी। तो कम से कम 3 दिन के लिए ई वोटिंग खुली रहनी चाहिए और मीटिंग की डेट के पहले दिन शाम को 5 बजे क्लोज हो जानी चाहिए, शाम को 5 बजे क्लोज हो जानी चाहिए। क्लियर? फिर ये कहते हैं आफ्टर क्लोज ऑफ ई वोटिंग, आफ्टर क्लोज ऑफ ई वोटिंग, एक बार ई वोटिंग क्लोज हो गई साहब, कल हमारी मीटिंग होने वाली है, आज शाम के 5 बज गए, कल सुबह हमारी मीटिंग होने वाली है, आज शाम के 5 बज गए। अब कंपनी चाहती है कि मीटिंग के टाइम भी वो क्या कर दे, वो क्या चाहती है कि वो ई वोटिंग का ऑप्शन खुला रहे, ई वोटिंग का ऑप्शन खुला रहे। तो हम कहते हैं आफ्टर क्लोज ऑफ ई वोटिंग कंपनी कैन extend the e-voting facility, company can extend the e-voting facility till conclusion of all resolution of मीटिंग। तो ये कहता है कि साहब कंपनी चाहे तो जो 5 बजे के बाद जो क्लोज हो चुका है ई वोटिंग उसे एक्सटेंड कर सकती है। कब तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है? कब तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है? जब तक कि मीटिंग में जितने भी रिजोल्यूशन डिसाइड होने हैं सारे रिजोल्यूशन कंक्लूड ना हो जाए। बट only for members attending मीटिंग। ये लो साहब, लेकिन केवल कौन से मेंबर्स के लिए कर सकती है कंपनी ऐसा? कंपनी केवल उन मेंबर के लिए फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकती है जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट आपको क्या कहती है, जो एक्ट है वो आपको क्या कहता है? एक्ट कहता है साहब अगर आपको मीटिंग में नहीं जाना, अगर आपको मीटिंग में नहीं जाना तो हमने आपको वोट देने के लिए पिछले 3 दिन से टाइम दे रखा है, तो आप वोट दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहते हो मैं तो मीटिंग में आना चाहता हूं, जब मैं मीटिंग में आना चाहता हूं तो मैं 3 दिन पहले वोट क्यों दूं, मैं तो मीटिंग के टाइम ही वोट दे दूंगा। तो कंपनी चाहे तो उन लोगों के लिए टाइम एक्सटेंड कर सकती है जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है साहब, कि हाँ भाई दूसरे लोगों के भी हमने ई वोटिंग की दे रखी थी, तो आप पेपर क्यों भरते हो, आप भी ई वोट कर दो। ठीक है, लेकिन आपके लिए मीटिंग में भी हम ये चीज एक्सटेंड कर देते हैं। समझ गए?
ये कंप्लीट था आपका ई वोटिंग। क्लियर है, समझ गए बेटा? ई वोटिंग सबसे पहले, ई वोटिंग किसके लिए अप्लीकेबल है? ई वोटिंग उस कंपनी के लिए अप्लीकेबल है जिसके इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, फिर चाहे कितने ही मेंबर हो, है लिस्टेड। या फिर ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 1000 मेंबर है, उसके लिए भी ई वोटिंग का ऑप्शन है। ठीक है साहब। फिर बोले ई वोटिंग का मीटिंग नोटिस जाता है तो भैया नोटिस से बताओ ई वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मीटिंग हो गई तो मीटिंग में, अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो मीटिंग में ये फैसिलिटी रहेगी। अगर आपने पहले वोट नहीं दिया है तो, आपने पहले वोट नहीं दिया तो भी आप मीटिंग में आ सकते हो, लेकिन दोबारा वो, आपने पहले वोट दे दिया तो भी आप मीटिंग में आ सकते हो, लेकिन दोबारा वोट नहीं दे पाओगे। ये बात भी लिखी हुई होगी। फिर आप कहोगे साहब नोटिस में और क्या बताया हुआ होगा? वोटिंग की प्रोसेस बताई हुई होगी, टाइम पीरियड बताया हुआ होगा, लॉगिन आईडी की डिटेल्स क्या है वो बताई हुई होगी, और बताया हुआ होगा पासवर्ड आपको जनरेट करना है या आपको रिसीव होगा आपके मेल पे या मोबाइल नंबर पे, कैसे वो सिक्योरली आपको मिलेगा। ई वोटिंग कम से कम 3 दिन के लिए स्टार्ट रहेगी। कब क्लोज होगी? जिस दिन मीटिंग होने वाली है उसके पहले दिन शाम को 5 बजे क्लोज हो जाएगी। कंपनी चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। किसके लिए कब तक कर सकती है? जब तक कि मीटिंग पूरी ना हो जाए। मीटिंग पूरी ना हो जाए मतलब मीटिंग के सारे रिजोल्यूशंस कंक्लूड ना हो जाए। और केवल किसके लिए इंक्लूड एक्सटेंड कर सकती है? उन मेंबर्स के लिए जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। क्लियर है साहब? सेक्शन 108 कंप्लीटली क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो। हाँ जी, जल्दी जल्दी फास्ट। रिप्लाई करो, यस नो, आगे बढ़ते हैं। यस सर, चलिए 1 मिनट वेट करना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 110, सेक्शन 110 है साहब पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट सेक्शन 110, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है सर? सर जल्दी से बताओ पोस्टल बैलेट के। मैंने कहा बेटा कंपनी आपको क्या करेगी, घर बैठे रहो, एक पेपर पे साइन करो, पेपर पे लिखो हाँ साहब क्या मतलब आपका, यस या नो, आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, और हमें कोरियर कर दो, और हमें कोरियर कर दो। तो सर इससे अच्छा तो ई वोटिंग ही करा लो। सर इससे अच्छा तो ई वोटिंग ही करा लो। क्या ई वोटिंग सही है या पोस्टल बैलेट सही है? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा जब ई वोटिंग होती है तब एक्चुअल में मीटिंग होती है या नहीं होती है? जब ई वोटिंग होती है,
किसी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए तो मीटिंग की जाती है या नहीं की जाती? मीटिंग एक्चुअल में होती है या नहीं होती? जब आप ई वोटिंग करते हो एक्चुअल में मीटिंग होती है या नहीं होती है? जवाब दीजिए। जब भी आप ई वोटिंग करते हो तो एक्चुअल में फिजिकली मीटिंग कंडक्ट होती है, मतलब मीटिंग कंडक्ट होती है या नहीं होती? भाई मेरे पास एक मैसेज आया, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं। कनिका कह रही है होती है, कनिका कह रही है होती है बिल्कुल, लेकिन पोस्टल बैलेट में मीटिंग ही नहीं होती। पोस्टल बैलेट में मीटिंग होती नहीं है। पोस्टल बैलेट में मीटिंग होती नहीं है। कंपनी पता है क्या करती है? कंपनी सारे मेंबर्स को नोटिस भेजती है, और नोटिस के साथ में पूरा रिजोल्यूशन, जो काम उन्हें करना है उस काम की पूरी डिटेल, पूरा रिजोल्यूशन भेज देती है कि साहब ये काम इस तरह से करना है। ठीक है, अगर आप एग्री है तो रिप्लाई कर दीजिए, अगर आप डिसएग्री है तो रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है साहब, कितने दिन में? 30 डेज में। मीटिंग नहीं होएगी, मीटिंग नहीं होएगी, हमने सबको पेपर भेज दिया है भैया, सबको पेपर भेज दिया है, सब अपना अपना रिप्लाई भेज दो। मीटिंग नहीं होएगी, किसी को मीटिंग के लिए हम नहीं बुला रहे हैं, हम केवल आपसे आपका जवाब पूछ रहे हैं। आप एग्री हो तो बता दो, नहीं एग्री हो तो बता दो, नहीं बताना है तो मत। ठीक है, हाँ जी साहब। तो इसे कहा जाता है पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग में क्या डिफरेंस होता है? पोस्टल बैलेट में मीटिंग नहीं होती है एक्चुअल में, और ई वोटिंग में मीटिंग होती है। ई वोटिंग किसका ऑल्टरनेट है? ई वोटिंग ऑल्टरनेट है फिजिकली मीटिंग अटेंड करने का। और पोस्टल बैलेट किसका अल्टरनेट है? पोस्टल बैलेट ऑल्टरनेट है मीटिंग का, कि मीटिंग ही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो पोस्टल बैलेट का मतलब समझ गए, जब कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है बिना मीटिंग के, तो उसके लिए जो वोटिंग कराई जाती है वो वोटिंग कहलाती है पोस्टल बैलेट। ओके, समझ गए? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, लिखते हैं। ये कहता है साहब, इफ इफ कंपनी कंपनी इंस्टेड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग, if company instead of conducting general meeting will send a draft resolution, will send a draft resolution to all the member. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मीन्स ये काम करने वाले उसकी पूरी डिटेल, ऑल द मेंबर, giving them giving them a 30 days
टाइम टू रिप्लाई देयर assent और डिसेंट। असेंट और डिसेंट का मतलब एग्री, नॉट एग्री, एग्री एंड नॉट एग्री बाय पोस्टल बैलेट। बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है साहब। तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है हम जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं, आपके पास 30 डेज का टाइम है, आप रिप्लाई दे दीजिए आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं इस पोस्टल बैलेट में। उन्हें वो बैलेट पेपर भेजती है, पूरी डिटेल बना के भेजती है, उसमें आपको एग्री करना है नहीं एग्री करना है आप अपने साइन करके भेज दीजिए, वो कहलाता है पोस्टल बैलेट। क्लियर है? समझ गए पोस्टल बैलेट क्या होता है? अब बात आती है आगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बोले सर ये काम जरूरी थोड़ी ना है बेटा, इससे बहुत फायदा होता है। जब प्रैक्टिकली मीटिंग होल्ड कराते हैं तो उसके लिए बहुत खर्चा होता है। अब एक कंपनी के मान लो एक इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, अगर सारे शेयर होल्डर मीटिंग में आ जाएं तो उनके अरेंजमेंट्स करने में कितना खर्चा होता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्राइब कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये बहुत फालतू का खर्चा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया 10 मैटर्स। कितने मैटर? 10 मैटर की ये 10 मैटर जो है ना इन इन रूल नंबर 22, इन रूल नंबर 22 which shall be which shall be discussed by every company through postal ballot except, या ऐसे लिख लो other than first OPC, second company having up to 200 मेंबर। ये लो सर। तो कंपनी ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी से कहा कि हम आपको 10 मैटर की लिस्ट दे रहे हैं, 10 कामों की लिस्ट दे रहे हैं, इन 10 कामों के लिए आपको मीटिंग नहीं बुला सकते, आप आपको बुलानी नहीं है, क्योंकि मीटिंग बुलाने में बहुत खर्चा होता है, फालतू पैसा वेस्ट होता है, सबको परेशानी होती है, आपको मीटिंग नहीं बुलानी। आप इन कामों को पोस्टल बैलेट से ही करेंगे, ठीक है। लेकिन 1% कंपनी मीटिंग बुला सकते हैं, 1% कंपनी में मेंबर ही कौन होता है? और ऐसी कंपनी जिसके 200 तक मेंबर है, तो अगर 200 तक मेंबर है तो वो मीटिंग बुला सकते हैं, 200 तक ही मेंबर है तो वो मीटिंग बुला सकते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं होता, तो मीटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। बाकी सभी को ये जो 10 मैटर है, ये 10 मैटर किसके थ्रू डिस्कस करने पड़ेंगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू। इन 10 मैटर के लिए वो मीटिंग नहीं बुला सकते। क्लियर? समझ गए बात?
हाँ जी, चलिए हटा दो ये वाला। नोट कर लिया? नोट कर लिया हो तो बताएं ओके फटाफट से सभी लोग। नोट कर लिया हो तो ओके बताएं सभी लोग फटाफट से, फास्ट। तनिका, यस सर, चलिए। कौन कौन से मैटर्स है ध्यान से देखिए। मैटर्स बाय पोस्टल बैलेट। ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 मैटर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 10 मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हैं ओनली बाय पोस्टल बैलेट, वो 10 मैटर तो आप और कुछ कर ही नहीं सकते साहब, पोस्टल बैलेट से ही होंगे। ठीक है। लेकिन 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 रेस्ट ऑफ मैटर्स, इसके अलावा जो काम हो, रेस्ट ऑफ मैटर्स ऑप्शनल फॉर एवरी कंपनी। तो भाई उन 10 मैटर के अलावा जो बचे हुए मैटर है, जो बचे हुए मैटर है, रेस्ट ऑफ मैटर्स है, वो ऑप्शनल है टू डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट। तो वो कहते हैं साहब ये 10 काम तो आपको पोस्टल बैलेट से करने हैं, इन 10 के अलावा जो काम है वो आपकी इच्छा है, आप पोस्टल बैलेट से करना चाहते हैं, आप मीटिंग बुलाना चाहते हैं, एक्सेप्ट 2 मैटर्स, 2 मैटर्स विच कैन नॉट बी। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे हमने आपको ये 10 मैटर दिए हैं ना जो पोस्टल बैलेट से होने हैं, वैसे ही 2 मैटर ऐसे भी हैं जो पोस्टल बैलेट से हो ही नहीं सकते, पोस्टल बैलेट से हो ही नहीं सकते, विच कैन नॉट बी डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट, विच कैन नॉट बी डिस्कस बाय पोस्टल बैलेट। तो 2 मैटर ऐसे भी हैं जो मैटर पोस्टल बैलेट से डिस्कस हो ही नहीं सकते। सर वो 2 मैटर कौन कौन से हैं? वो 2 मैटर कौन कौन से हैं? चलिए सर फटाफट से देख लीजिए वो 2 मैटर कौन कौन से हैं। एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से थे? याद करो, ए डबल डी ए, एडा, ए डबल डी ए। ऑर्डिनरी बिजनेस हो ही नहीं सकता पोस्टल बैलेट से। वो काम तो आपको वो काम तो आपको मीटिंग बुला के ही करने पड़ेंगे। अगर वो काम भी हो गए तो फिर तो कोई मीटिंग बुलाएगा ही नहीं। अगर वो काम भी ऐसे ही हो गए तो फिर तो कोई मीटिंग बुलाएगा ही नहीं। और दूसरा, और दूसरा मैटर इन विच, मैटर, दोबारा से लिख रहा हूं, मैटर इन विच ऑडिटर एंड डायरेक्टर, ऑडिटर एंड डायरेक्टर
हैज राइट टू बी हर्ड। बोले कोई ऐसा मैटर है जिसमें ऑडिटर के पास राइट है कि वो अपनी बात कह सकता है। वो कहता है मेरी बात सुनी जानी चाहिए, आपने ऑडिटर पे कोई एलिगेशन लगा दिया, तो क्या ऑडिटर अपनी बात कहेगा या नहीं कहेगा? तो वो बात पोस्टल बैलेट से नहीं सुनी जाएगी। या फिर डायरेक्टर को कोई बात कहनी है, डायरेक्टर के पास ऐसा राइट है कि साहब मैं आके अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, तो वो आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। क्लियर? तो ये था आपका सेक्शन नंबर 108 और 1010। 1010 में हमें ये 10 मैटर और लिखने हैं, 1010 में हमें ये 10 मैटर्स और डिस्कस करने हैं। मैटर्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल वो 10 मैटर लिखने हैं, तो वो 10 मैटर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बस केवल उन 10 मैटर की लिस्ट है, वो लिस्ट हमें याद रखनी। क्लियर? इज इट ओके फॉर एवरीवन? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।